इंटरनेट मेरे पास थोड़ा सा स्लो है। ओके, सो मेरा ख्याल है अब स्टार्ट करते हैं और बाकी प्रोसेस से ज्वाइन करते रहेंगे। एमसीक्यूज की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि एमसीक्यूज को हम लोग इस तरह से देखते हैं कि एक तरफ हम उसके क्वेश्चंस खोल लेते हैं, एक तरफ उसके आंसर्स निकाल लेते हैं और जो सा है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उनको डिस्कस करते रहते हैं, राइट। सो जो पहला हमारे पास एमसीक्यू है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एमसीक्यू है। तो here we are। एमसीक्यू नंबर 1, उसने रिक्वायरमेंट में क्या कहा है? रिक्वायरमेंट में कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ समीज कैश गिफ्ट ऑफ £50,000 टू अ ट्रस्ट, व्हाट इज द लाइफ टाइम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फॉर इनहेरिटेंस टैक्स पर्पसेज आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ अवेलेबल एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशंस के बाद कितनी वैल्यू है जिस पे इनहेरिटेंस टैक्स चार्ज होगा, ट्रांसफर वैल्यू निकालिए, लाइफ टाइम ट्रांसफर वैल्यू। अच्छा, अब इसने जो 50,000 का गिफ्ट दिया है, ये दिया है 1 जून 2022 को, ठीक है। और अगर मैं इससे पिछले 7 साल में देखूं तो इससे पिछले 7 साल में ये दो गिफ्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये इसने 50,000 का गिफ्ट दिया ट्रस्ट को। मैंने इसकी ट्रांसफर वैल्यू लिखी है यहाँ पे आंसर में, अगर आप देखें तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू लिखने के बाद अगला काम क्या है जी, आप उसमें से माइनस करेंगे एनुअल एग्जाम्पशन। अब ये जो इससे पिछला गिफ्ट था जो 2000 का दिया था फ्रेंड को, उसने 2000 के एनुअल एग्जाम्पशन खा ली हुई सेम टैक्स ईयर में, ठीक है। तो करंट ईयर की एनुअल एग्जाम्पशन कितनी बची? 1000। पिछले साल जो गिफ्ट था 1 जुलाई 2021, इसने 21 पैसे एग्जाम्पशन खा ली हुई है, ठीक है। तो पिछले साल की एग्जाम्पशन में से सिर्फ 500 अवेलेबल है, मैंने वो माइनस किया। तो इसका मतलब है जो मेरे पास ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आ रही है आफ्टर द एनुअल एग्जाम्पशन वो है जी 48,500, यानी इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है जी, व्हाट इज एग्नेस टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइंग मंथ्स फॉर ऑक्यूपेशन फॉर प्राइवेट रिलीफ रेजिडेंस रिलीफ ऑन द सेल ऑफ हाउस, पीपीआर रिलीफ के क्वालिफाइंग मंथ्स पूछ रहे हैं। On 31st March 2023, Agnes sold a house which she bought on 31st March 2009। अब देखो 31st March 2009 से लेकर 31st March 23 तक ये कंप्लीट उसके पास घर रहा है। अगर आप ईयर्स काउंट कर लें तो 31st March 2009 से 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23, ये टोटल बनते हैं 14 साल। तो 14 साल घर उसके पास रहा है। अब इस 14 साल के टाइम पीरियड में अगर मैं देखूंगा कितना सब घर में रही है, तो लेट्स सी। कहते हैं एग्नेस ऑक्यूपाइड द हाउस एज हर मेन रेजिडेंस अंटिल 31st March 2014। 31st March 2009 से 31st March 14, यानी कि 31st March 2010, 11, 12, 13, 14, 5 साल। तो ये 5 साल घर में एक्चुअली रही है, तो वो 60 महीने एक्चुअल ऑक्यूपेशन के आगे। उसने कहा व्हेन शी लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, एग्नेस रिटर्न टू द यूके ऑन 1 April 2016 एंड लिव्ड इन द हाउस अंटिल 31st March 2017। घर वापस आई है, ठीक है। वापस कब आई है? 1 April 2016। 31st March 14 से लेकर 31st March 15 और 16, 2 साल वो बाहर रही है। काम के सिलसिले में तो वो 4 साल एग्जाम हो सकते थे यूके वाले, और आउटसाइड यूके जितना भी पीरियड था सारा एग्जाम था अगर वापस आती है। और ये घर में वापस आ रही तो वो 2 साल भी क्या हो गए एग्जाम। फिर घर वापस आई है 1 April 16 से लेकर 31st March 17 तक एक्चुअली घर में रही है, तो ये 12 महीने दोबारा एग्जाम हो गए। When she bought a flat in the neighboring town and made his dad private residence। अच्छा, उसके बाद वो घर से चली गई और वापस नहीं आई। अब उसके केस में और कोई एग्जाम्पशन तो नहीं बची, सिर्फ एक आखिरी एग्जाम्पशन है, वो है 9 मंथ्स के लिए। सो इन तीनों को जब मैंने टोटल किया, बल्कि चारों को, तो मेरे पास जो टोटल क्वालिफाइंग मंथ्स बने वो है 105 मंथ्स, यानी इसका आंसर है ऑप्शन सी। एग्रीड। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रॉस contribution which Abina can make to her personal pension scheme for the tax year 22-23 without giving rise to annual allowance charge। एनुअल अलाउंस चार्ज से पहले पहले कितना वो कंट्रीब्यूट कर सकती है? अब ये देखिए, उससे कह रही है बीना हैज मेड द फॉलोइंग ग्रॉस कंट्रीब्यूशन टू पर्सनल पेंशन स्कीम ओवर द पास्ट 3 years। 1920 में 42 दिया, मतलब इधर का अलाउंस पूरा यूज हो गया।
2021 में 27,000 और 21-22 में 28,000। तो जहाँ पे 27,000 दिए वहाँ पे 13,000 बच गया, और जहाँ पे 28,000 दिए वहाँ पे 12,000 बच गया। कहता है बीना इज एंटाइटल्ड टू एनुअल अलाउंस फॉर 40,000 इन ऑल द टैक्स ईयर्स। ठीक है, तो अब इस साल कितना कंट्रीब्यूशन दे सकती है? देखो, सबसे पहले तो करंट ईयर का जो अलाउंस है वो अवेलेबल है। ठीक है, वो है जी 40,000 पाउंड का। और जो पिछले साल का अवेलेबल है वो 13,000 है, उससे पिछले साल का 12,000 है। तो टोटल जो इस साल अलाउंस अवेलेबल है वो 65,000 का। इसका मतलब है 65,000 पाउंड के कंट्रीब्यूशन दे सकती है, जिस पे पेंशन टैक्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी। अब इन क्वेश्चंस को अगर आप गौर से देखो तो ये क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट है। डिफरेंट इन अ सेंस कि आपसे जो चीज रिक्वायर करें वो डिफरेंट एंगल से पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, रिक्वायरमेंट इसकी आ गई यहाँ से, इंडिकेट, यहाँ से रिक्वायरमेंट है यहाँ तक। कहते हैं इंडिकेट बाय क्लिकिंग ऑन द रिलेवेंट बॉक्सेस इन द टेबल बिलो द नंबर एंड द अमाउंट ऑफ द मंथली पेमेंट ऑन अकाउंट्स of VAT which Triangle Limited must make in respect of the year ended 31st December 2022 prior to submitting his VAT return for that year। ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि कितना जनाब आपकी मंथली पेमेंट ऑन अकाउंट होगी। ठीक है, और उसका जो पेमेंट है वो क्या सीन है। ट्रायंगल लिमिटेड company is registered for VAT and uses the annual accounting scheme for the year ended 31st December 2022। एनुअल अकाउंटिंग स्कीम है, तो एनुअल अकाउंटिंग स्कीम जैसे ही सुनो तो आपके जेहन में आना चाहिए कि आपने 9 पेमेंट ऑन अकाउंट्स देनी है, जो कि पिछले साल की लाइबिलिटी का 10% होगी मंथ 4 से लेकर मंथ 12 तक। ठीक है, उसने कहा जी द नेट पेबल बाय ट्रायंगल वाज 73,500 फॉर द ईयर एंडेड 31st December 21 एंड द नेट पेबल बाय ट्रायंगल वाज 47,700। ठीक है, मतलब जो हमारा पिछले साल का नेट पेबल था वो था 73,500। तो 73,500 का हम निकालेंगे जनाब, पिछले साल बल्कि पिछले साल का आपके पास है 47,700, तो इसका 10% आप पेमेंट ऑन अकाउंट देंगे, वो बनती है 4770। तो 4770 की पेमेंट है और 9 पेमेंट्स देनी है, तो इसका मतलब ये दो आंसर्स आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। एग्रीड। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ लिलीज लिमिटेड डिडक्टेबल प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडेड 31st December 2020। प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर का हमने पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रीवियस 7 years ऑफ ट्रेड बिगिंस इज अलाउड। ठीक है, और इनमें से देखते हैं हमने अलाउड कौन सा है। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ जी अलाउड कौन सा, तो सबसे पहले आ रहा है जी लिली कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1st January 2022। 1st January 2022 से पिछले 7 साल जाएं तो कब तक जाएंगे? 2021, 20, 19, 18, 17, 16 और 15। ठीक है, तो 1st January 2015 से ऑनवर्ड देखना है। तो इसका मतलब है जो नवंबर 2014 वाला है मार्केट रिसर्च है, ये तो प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर में कंसिडर नहीं होगा। 2017 वाला है जी रिसर्च इनटू कंपेटिटर्स, क्या ये ट्रेडिंग के लिए था? यस, अलाउड है। एंटरिंग पोटेंशियल सॉरी एंटरटेनिंग पोटेंशियल कस्टमर्स एंड सप्लायर, कस्टमर और सप्लायर को एंटरटेन करने की कॉस्ट तो वैसे भी अलाउड नहीं होती, तो ये आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। डोनेशन टू लोकल स्कूल फेयर इन एक्सचेंज फॉर एडवर्टाइजिंग, तो लोकल चैरिटी है तो ऑब्वियसली ये भी अलाउड है। तो 12 और 2 14,000 का हमारे पास प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर है जो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लास 4 नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पेएबल बाय पेलोमा फॉर द नेक्स्ट टैक्स ईयर 22-23। अच्छा, इस क्वेश्चन में मेरा ख्याल एक प्रॉब्लम था कि हमारा जो ऑप्शन है वो इसमें नहीं आ रहा था। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ क्या कहता है जी, प्लोमा हैज बीन ट्रेडिंग फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स, her tax adjusted trading profit for the year ended 31st May 22 was 53,150 and for the year ended 31st May 23 was 50,350। अब 31st May 22 और 23 इन दोनों में से जो टैक्स ईयर 22-23 में फॉल करा है वो 31st May 22 है, और इसका प्रॉफिट था 53,150। अब इसमें से पहले 12,570 तक 0%, उससे अबव 12,570 से ऑनवर्ड्स 50,270 तक जो है उस पर लगेगा 10.25%, और उससे अबाव पे कितना लगेगा फिर 3.25%। ये कैलकुलेशन इसकी यहाँ पे हुई भी, अगर आप आंसर में देखें तो 53,150 माइनस इस पे करके इसने 3.25% लगाया, वो आगे 93.6, एंड देन 50,270 माइनस इसने गलत किया है, ये आता है 12,750। तो बेसिकली ये कैलकुलेशन का मिस्टेक था यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लूँ तो हम कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। लेट मी शेयर द कैलकुलेटर विद यू एज वेल। ओके, जैसे कैलकुलेटर भी है मेरे सामने। सो इसका अगर मैं वो निकालूं तो पहला वाला तो उसने ठीक दिया 93.6। दूसरा वाला देख लेते हैं, वो है जी 50,270 माइनस करना है इसमें से आपने 12,570। 37 ठीक है, ये आपके पास आ गया 37,700,
और इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 10.25% से, यानी 0.1025। ये बनता है जी 3864.25, और इसमें आपने ऐड कर लेना है 93.6। तो ये इसका आंसर आपके पास आना चाहिए 3957.85। ऑप्शंस में नहीं है, ये अपने पास लिख लीजिएगा सब लोग, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3957.85। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। उसने कहा आइडेंटिफाई बाय क्लिकिंग ऑन द रेलेवेंट बॉक्सेस इन द टेबल बिलो वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कॉर्पोरेशन टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स ऑन द टर्नओवर ऑफ अ कंपनी, फॉल्स। डायरेक्ट टैक्स तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो प्रॉफिट्स पे होता था, टर्नओवर पे तो नहीं होता। नेशनल इंश्योरेंस इज द डायरेक्ट टैक्स सफर्ड बाय एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड ऑन अर्निंग्स। हाँ जी, इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर है जी ट्रू। तीसरा कहते हैं जी इनहेरिटेंस टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इनकम्स बाय इंडिविजुअल, फॉल्स। ट्रांसफर ऑफ एसेट। और लास्ट क्या कहता है? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स ऑन द, नहीं, डायरेक्ट टैक्स क्या दी बात है, ये फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब आंसर क्या बना? पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स और चौथा भी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं which of the following statements concerning self assessment tax return for individual is true। इंडिविजुअल के सेल्फ असेसमेंट रिटर्न के बारे में इनमें से क्या ट्रू है, हमने वो देखना है, ठीक है। कहता है जी विच ऑफ द, सॉरी, स्टेटमेंट 1, इंडिविजुअल टैक्स पेएबल ऑफ लेस देन 1000 पाउंड ऑफ फॉर अ टैक्स ईयर आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न। नहीं, जिसका अमाउंट 1000 से कम थी उसने पेमेंट ऑन अकाउंट नहीं देनी थी, रिटर्न तो फाइल होना है उसका। बी में कहते हैं इंडिविजुअल्स आर ओनली रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर इफ दे रिसीव अ नोटिस टू डिलीवर द फ्रॉम एचएमआरसी। अगर नोटिस ना मिले तो हमने तो एचएमआरसी को खुद से रिमाइंड कराना है, नोटिफिकेशन ऑफ चार्जेबिलिटी भेजना है हमने अपना, ठीक है। जो हमने कहा था टैक्स खत्म होने के 6 महीने के अंदर इन पे इंस्पेक्टर को बताएंगे, तो ये भी गलत है। तीसरा कहता है ऑल इंडिविजुअल्स हु सबमिट टैक्स रिटर्न ऑन टाइम आर एबल टू हैव देयर टैक्स पेबल कैलकुलेटेड बाय एचएमआरसी। हाँ जी, जो लोग अपना टाइम पे सबमिट करा देते हैं वो जो उनसे एचएमआरसी टैक्स पेबल कैलकुलेट करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, तो ये ठीक है। और ऑप्शन डी में कहते हैं टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल कवर्स इनकम टैक्स क्लास 1, 2 एंड क्लास 4, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एंड कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी। अब क्लास 1 और क्लास 2 बीच में गलत है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो है वो रिटर्न में आती हैं, सिर्फ ये दो चीजें नहीं आती। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर बना वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखें तो उसने क्या कहा जी, जस्ट सेकंड, किधर गया रिक्वायरमेंट, इन द टैक्स ईयर, अच्छा नहीं वो पूरा सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एन इंडिविजुअल इज ऑटोमेटिकली नॉट रेजिडेंट इन यूके, indicate by clicking on the relevant boxes in the table below whether the following two individual satisfy or do not satisfy the test to be treated as automatically non-resident in the United Kingdom for the tax year 22-23। अब हमने बताना है ये ऑटोमेटिक टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। पहले Eric who has never been a UK resident who has never been resident in the UK in the tax year 22-23 he was in UK for 40 days। ये 40 डेज के लिए यूके में था, तो ये जो है ये ऑटोमेटिक जो रेजिडेंट वाला टेस्ट है वो मीट नहीं करता, क्योंकि ऑटोमेटिक रेजिडेंट टेस्ट में हमने क्या कहा था, ऑटोमेटिक रेजिडेंट, सॉरी ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट टेस्ट को ये मीट करता है। ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट टेस्ट को ये मीट करता है क्योंकि 46 डेज से कम यूके में, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा यूके का नॉन रेजिडेंट, तो ये तो ऑटोमेटिक बन गया। दूसरा, Fran who was resident in UK for the previous two tax years in the tax year 2023 she was in the UK for 18 days। अब वो यूके में 18 डेज है लेकिन पिछले 2 सालों में यूके के रेजिडेंट थी, 16 डेज से ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये ऑटोमेटिक टेस्ट में नहीं आ रही। तो जो एरिक साहब हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, फ्रांस साहब सेटिस्फाई नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैक्स टैक्सेबल बेनिफिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैमरा फॉर द टैक्स ईयर 22-23। कैमरा से रिलेटेड हमने बताना है कि उसका टैक्सेबल बेनिफिट कितना है। कैमरा से रिलेटेड दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो यूज ऑफ एसेट आएगा या फिर गिफ्ट ऑफ एसेट आएगा। यूज ऑफ एसेट का बेनिफिट आता था 20% का, और गिफ्ट ऑफ एसेट की दो चीजें थी, दोनों में से हम लेते थे हायर ऑफ या लोअर ऑफ। हायर ऑफ पहला क्या था, मार्केट वैल्यू व्हेन गिफ्टेड, और माइनस करते हैं ऑलरेडी सेस्ड बेनिफिट्स, और दूसरा देखते हैं मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहता है, मैक्स इज एम्प्लॉयड बाय स्टार लिमिटेड ऑन 6 अप्रैल 2021। पिछले साल स्टार लिमिटेड प्रोवाइडेड मैक्स विद अ कैमरा फॉर हिज पर्सनल यूज। द कैमरा हैड अ मार्केट वैल्यू 2000 ऑन 6 अप्रैल 21। तो 2000 का कैमरा था, 20% बेनिफिट लगा, इस साल के शुरू में वैल्यू थी उसकी 1600। ऑन 6 अप्रैल 22 स्टार लिमिटेड गेव द कैमरा टू मैक्स फॉर फ्री, मुफ्त में दे दिए, मुफ्त में कैमरा दे दिया उसको।
तो अगर मुफ्त में कैमरा दिया तो क्या होगा, ठीक है, तो पैसे नहीं मिले, कंट्रीब्यूशन नहीं मिले। द कैमरा हैड अ मार्केट वैल्यू ऑफ 1400। अब वो जो पहला वाला मेथड था, मार्केट वैल्यू व्हेन प्रोवाइडेड माइनस ऑलरेडी असेस बेनिफिट, तो एक साल का बेनिफिट असेस किया तो वो आया 20%। 2000 का 20% कितना बनेगा, 400। 2000 माइनस 400 1600, और 1600 और 1400 में से जो हायर ऑफ है वो 1600 ही है, तो 1600 ही आपका टैक्सेबल बेनिफिट बना। अगर मैक्स ने कुछ पे किया होता तो हम माइनस कर लेते, लेकिन इसका आंसर है इस फिलहाल आ रहा है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, और क्या कहता है, व्हाट अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स वाज पेएबल एज अ रिजल्ट ऑफ कोरा's डेथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैश गिफ्ट ऑफ 500,000 पाउंड्स टू हर नेफ्यू। अच्छा, अब ये इस सवाल में और जो पहले एक सवाल था उसमें फर्क ये था कि पहले वाले में उसने पूछ रही ट्रांसफर वैल्यू, यहाँ पे कह रहे हैं इनहेरिटेंस टैक्स पे कितना करना है अगर कोरा की डेथ हो जाती है। सो 500,000 टू नेफ्यू ये दिया हुआ है। नेफ्यू वाला गिफ्ट तो एक तो डेट शीट आइडेंटिफाई कर लेने क्या है। कोरा मेड अ कैश गिफ्ट ऑफ 300,000 टू हर नीस ऑन 30th अप्रैल 2017, ठीक है, पेट था। फिर देशी देन मेड अ कैश गिफ्ट ऑफ 500,000 टू नेफ्यू ऑन 31st May 2018। 30th April 17 जनाब टैक्स ईयर था आपके पास 17-18, और 31st May 18 इस टैक्स ईयर 18-19। तो अब ये इसमें पहली तो ये बात है कि जो ये गिफ्ट है ना 18-19 वाला 5 लाख वाला, इस पे एनुअल एग्जाम्पशन सिर्फ 18-19 की लगेगी, 17-18 वाली नहीं यूज होनी। कहते हैं बोथ ऑफ दीज अमाउंट्स आर स्टेटेड आफ्टर डिडक्टिंग एनुअल एग्जाम्पशन, ठीक है, तो अवेलेबल एग्जाम्पशन के बाद है, मतलब ये टेक्निकली देखा जाए तो चार्जेबल अमाउंट्स है। कोरा सब्सिक्वेंटली डाइड ऑन 31st October 2022। 31st October 2022 को मर गई, तो अगर इसे पिछले 7 साल देखूं तो कब तक देखूंगा, 1 नवंबर 2021, 2019, 18, 16, 18, 17, 16 और 15, तो 2015 के बाद तो दोनों गिफ्ट आ रहे हैं। अब ये जो गिफ्ट है 3 लाख वाला, ये एनुअल एग्जाम्पशन में से वो सॉरी नील रेड बैंड में से 3 लाख खा जाएगा। इसका मतलब इस 25,000 5 लाख वाले गिफ्ट पे एनुअल एग्जाम्पशन जो सॉरी नील रेड बैंड है सिर्फ 25,000 का अवेलेबल है। ये देखो कैलकुलेशन में भी, तो एनुअल आपके पास जो उसकी कैरी फॉरवर्ड ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट लिखी 5 लाख, नील रेड बैंड सिर्फ 25,000 है, तो टैक्सेबल अमाउंट आ गई 475। 40% टैक्स लगाया 190,000 आ गया। पेपर रिलीफ आ रहा है 40%। 40% क्यों, क्योंकि 4 से 5 साल है। कैसे, गिफ्ट दिया था 31st May 18 को, तो 31st May 18 से 31st May 19, 20, 21, 22, हाँ लेकिन 23 से पहले मर गया ना, तो 4 से 5 साल में 40% आ गया पेपर रिलीफ। और आपने जब पेपर लीफ माइनस किया तो आपके पास जो हाइस्ट पेबल आ गया वो आ गया 114,000। आंसर वुड बी ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर आए, अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपके पास सेल्फ असेसमेंट में जो पेनल्टीज वाला है वो सवाल है। तो पेनल्टीज को अक्सर हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, हालांकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी आसान सी चीज़ है, अगर आप लोग को छोटा सा उसका टेबल है वो याद कर लें। सवाल में क्या कहता है, राजेश इज अ सोल ट्रेडर, ही करेक्टली कैलकुलेटेड हिज सेल्फ असेसमेंट पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर द टैक्स ईयर 22-23 एंड पेड दीज ऑन ड्यू डेट्स। Rajesh paid the correct balancing payment for £1,200 for the tax year 22-23 on 30th June 2024। अच्छा, बैलेंसिंग पेमेंट तो देनी थी 31 जनवरी 2024 को, इसने लेट कर दी है। बैलेंसिंग पेमेंट इसने कितना लेट की है, 31 जनवरी से अगर मैं देखूं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 5 महीने लेट की है, ठीक है। कहते हैं इंडिकेट by clicking on the relevant box in the table below what penalties and interest Rajesh may be charged as the result of this late balancing payment। तो जो बैलेंसिंग पेमेंट लेट दी है इस पे क्या क्या चार्ज होगा, पहली तो बात है कि इस पे लेट पेमेंट इंटरेस्ट भी चार्ज होगा और पेनल्टी भी चार्ज होगी। इंटरेस्ट कितने परसेंट था, इंटरेस्ट था 3.25%, ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेशन यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, तो इसने क्या कहते हैं, द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंसिंग पेमेंट इज दिस, इंटरेस्ट इज ड्यू फॉर द पीरियड फरवरी 2024 टू जून 2024। इसने 2.6 दिया, हमारी 3.25% है ना। तो अगर मैं कैलकुलेशन दोबारा यहाँ पे कर लूँ इसकी, तो कितनी अमाउंट लेट की है, 1200, राइट। तो पहले तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा जी 1200 मल्टीप्लाई बाय 3.25% यानी 0.0325, ठीक है, और मल्टीप्लाई आपने इसको करना है 5/12 से। तो जो इंटरेस्ट हमें चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा 13 का, ठीक है। और अगर पेनल्टी की बात करें तो क्योंकि जो उनसे इसने पेमेंट की है 5 महीने लेट है, तो उस पर पेनल्टी कितनी आएगी, 5%। तो 1200 का 5% कितना होगा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 60। तो 60 की पेनल्टी है, 13 का इंटरेस्ट है, ये इसका आंसर है। एग्रीड। पेनल्टी जो है वो 60 की है और इंटरेस्ट जो है वो 13 का है। ओके,
मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब अगेन को कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक्स रह गई हैं, और वो शायद इसलिए भी है क्योंकि अभी वो टैक्स ईयर नया नया शुरू हुआ है, तो पूरा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो हमें फिर कुछ पुरानी चीज़ों को अमेंड करना पड़ता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो कहता है जी, if Oblong Limited makes a claim to relieve its trading loss of 102,800 for the year ended 31st March 23 against the total profit for the year ended 31st March 22, मतलब पिछले साल में, how much of the loss will remain unrelieved, कितना लॉस अनरिलीव रह जाएगा। करंट ईयर में देखें तो 1,02,800 का लॉस हुआ है। प्रीवियस ईयर में अगर देखें तो आपके पास सेम कंपनी की जो इनकम है वो क्या थी, इनकम एक तो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स और एक प्रॉपर्टी इनकम है। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो कितना बनता है, ये आपका बनेगा जी 79,400, 79,400 की ट्रेडिंग प्रॉफिट्स प्लस 6,800 आपके पास ये आ गया, टोटल इनकम है 86,200 की। अब क्यूसीडी नहीं माइनस करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो हमने टोटल इनकम के अगेंस्ट करना है, क्यूसीडी बाद में माइनस होता है। लॉस था 102,800 का, तो अगर 102,800 के लॉस में से पिछले साल में 86,200 एडजस्ट करें तो पीछे रिमेनिंग कितना रह गया, 16,600 का लॉस। तो इसका आंसर पे बनेगा ऑप्शन बी। इसका सोल्यूशन है, करंट ईयर में पहले करेंगे ना, हाँ सॉरी करंट ईयर में तो ये नहीं हुआ, मैं भूल गया ना। पहले करंट ईयर तो में। करंट ईयर में कितना एडजस्ट हो रहा था, करंट ईयर में एडजस्ट हो रहा था 10,100, सॉरी, करंट ईयर में एडजस्ट हो रहा था 10,100, उसके बाद रिमेनिंग कितना रह गया 6,500। अब देखो उसने 16,600 का ऑप्शन भी दिया हुआ था, ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम में होता तो मेरे तो 2 नंबर कट जाते ना, ठीक है, फिजान एग्जाम में होता उसके 2 नंबर मिल जाते उसको। तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, क्योंकि पहले करंट ईयर देन प्रीवियस 12 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following cannot be achieved as a direct result of using this type of tax planning। जो ऊपर टैक्स प्लानिंग लिखी है इसकी वजह से क्या नहीं हो सकता ये बताना है। जस्ट सेकंड, सर जी लाइबा, सर क्यूसीडी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी? सॉरी, नहीं क्यूसीडी के लिए बेटा रिस्ट्रिक्शन लगती है जब आप अगले साल में जाते हो, कैरी बैक पे क्यूसीडी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैरी फॉरवर्ड पे है, सही है, सही है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। कहते हैं which of the following cannot be achieved as a direct result of using this type of tax planning। Putting an asset into joint names with a spouse or partner in registered civil partnership prior to the asset disposal can be a sensible capital gains tax planning। जो हम जॉइंट नेम पे कर लेते हैं ये सेंसिबल टैक्स प्लानिंग तो है, लेकिन इनमें से क्या चीज है जो अचीव नहीं हो सकेगी इस वजह से। कहता है मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट, एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट का बेस्ट यूज वो हो सकेगा क्योंकि दोनों के यूज हो जाएगा। दूसरा, डेफरिंग द सीडीटी ड्यू डेट, नहीं सीडीटी का ड्यू डेट को हम डिले नहीं कर सकते। तीसरा कहता है अमाउंट और रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सीडीटी पेबल, यस हमारा सीडीटी पेबल कम हो जाएगा। और डी में कहते हैं मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ कैपिटल लॉसेज, ये भी हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, आखिरी सवाल है एमसीक्यूज में। What is the lowest amount to which Eva could claim to reduce her payment on account for the tax year 22-23 without being charged interest? इंटरेस्ट चार्ज किए बगैर कितना रिड्यूस कर सकती है। Eva's income tax liability and class for NAC for tax year 22-23 are 40,480,4840. Her income tax liability and class for NACs for the tax year 21-22 are 6,360। अब बेसिकली हमारी इस साल की कम है तो इसका 50% हम क्लेम कर सकते हैं, तो 4,840 डिवाइडेड बाई 2 ये बनता है 2,420। तो हम जो मिनिमम क्लेम कर सकते हैं वो 2,420 है, और इस पर हमें कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा। सो जी ये तो थे जी हमारे एमसीक्यूज जो कि हमने देख लिया। अब एमसीक्यूज की बात करूँ तो एमसीक्यूज 15 थे, इन 15 में से तकरीबन जो है 3-4 एमसीक्यूज थे जो थोड़े उसने डिफरेंट तरीके से पूछे हुए थे, बाकी मोर और लेस बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से उसने चीज़ें पूछी हुई थी, और अगर आप करना चाहें तो बड़ी इजीली कर भी सकते हैं। ओके सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द ओटीक्यूज। अब पहला जो ओटीक्यू नजर आ रहा है मुझे, पहली रिक्वायरमेंट में उसने कैपिटल गेन्स टैक्स की बात की तो सीजीटी होगा फिर, ठीक है, लेकिन अगेन पढ़ के पता चलेगा कि क्या सीन है। कैलकुलेशन भी आपके सामने कर देते हैं ये करते हैं। तो पहले जो ओटीक्यू की पहली रिक्वायरमेंट है उसने रिक्वायरमेंट 1 में कहा व्हाट इज द कैपिटल गेन्स टैक्स पेएबल बाय रॉय फॉर द टैक्स ईयर 22-23 इफ अ क्लेम इज नॉट मेड फॉर द गिफ्ट होल्डर रिलीफ। क्लेम नहीं करते तो सीडीटी कितना है। 17 में कहते हैं व्हाट इज द कैपिटल गेन्स टैक्स पेएबल फॉर ग्राहम फॉर टैक्स ईयर 22-23 इफ अ क्लेम इज नॉट मेड फॉर गिफ्ट होल्डर रिलीफ। अच्छा, रॉय और ग्राहम दोनों के लिए मैंने सीडीटी निकालना है अगर क्लेम नहीं होता।
तीसरे में कहते हैं व्हाट इज द कैपिटल गेन्स टैक्स पेबल फॉर रॉय फॉर द टैक्स ईयर 22-23 इफ अ क्लेम इज मेड फॉर गिफ्ट होल्डर रिलीफ। आसान सा सवाल है यार ये, मेरे ख्याल है हमने किट का भी एक शायद सवाल इस तरह का किया था, सीटीपी का क्रैश कोर्स में किया था। और नंबर 19 में कहते हैं व्हाट इज द कैपिटल गेन्स टैक्स पेबल बाय ग्राहम फॉर द टैक्स ईयर 22-23 इफ अ क्लेम इज मेड फॉर गिफ्ट होल्डर रिलीफ। और पांचवें सवाल में कहता है व्हाई इट इज बेनिफिशियल फॉर रॉय एंड ग्राहम टू मेक नॉट टू मेक अ क्लेम फॉर गिफ्ट होल्डर रिलीफ ऑन द फैक्ट्री। फैक्ट्री पे रिलीफ क्लेम करना क्यों बेनिफिशियल नहीं है, देखते हैं। Roy was a sole trader for many years. He had bought a factory for his use in the trade on 10 July 2015 for 150,000 pounds. On 1st December 2022, Roy sold his sole trader business as a going concern to his son Graham. The market value of the factory at that time was 260,000 pounds, and the consideration paid by Graham for the factory was 180,000. ठीक है, अपने बेटे को उसने ट्रांसफर किया, लेकिन अगेन मार्केट वैल्यू पे कंसिडर करेंगे ना, तो मार्केट वैल्यू है 260 माइनस करेंगे 150, गेन आ जाएगा आपके पास 1,10,000 का। ठीक है, अब अपने बेटे से इसने कितने पैसे लिए हैं 180,000, मतलब 30,000 का एक्चुअल गेन है। एक्चुअल गेन कभी भी जो है वो आपका रोल ओवर नहीं होता, सॉरी होल्ड ओवर नहीं होता है। ठीक है, अच्छा आगे कहते हैं द फैक्ट्री इज द ओनली चार्जेबल एसेट ओन्ड बाय आइदर रॉय और ग्राहम। नहीं, आगे एक और लाइन भी मैंने मिस कर दी है। ड्यू टू रिस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस Graham let out the factory to an unconnected company on 1st December 2022. On 1st March 2023, however, he ceased trading and sold the factory to a developer for 325,000 pounds. The factory is the only chargeable asset owned by either Roy or Graham. Both Roy and Graham are higher rate taxpayers. आसान सा यार, सीधा सीधा सवाल है। अब आपके सामने कैलकुलेशन अवेलेबल है। ठीक है, अगर क्लेम नहीं करते तो 1,10,000 में से 12,300 की एग्जम्पशन माइनस करेंगे, टैक्सेबल गेन आ जाएगा 97,700 का, और इस पे 10% टैक्स पे करेगा 20% रॉय। पे आते हैं। रॉय 10% टैक्स पे करेगा, क्यों? क्योंकि रॉय ने अपना सोल ट्रेडर बिजनेस बेच दिया अपने बेटे को। तो अगर बिजनेस सेल करते हैं तो यहाँ पे लग जाता है BADR, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ, क्योंकि उसने कहा था गिफ्ट रिलीफ ने लगा ना, BADR का तो नहीं मना किया ना। तो BADR लगाया तो उसके अकॉर्डिंगली टैक्स कितना आ गया जी 9770। इसका पहले का आंसर ये बनता है ऑप्शन डी। अच्छा, ग्राहम ने अगर आगे बेच दिया तो क्या हुआ? ग्राहम के लिए फिर कॉस्ट कितनी बनी? 260,000। अगर गिफ्ट लीफ नहीं लगाते तो उसने बेचा 320 का, तो 320 माइनस 260, इसमें से 12,300 माइनस करेंगे, और ये आगे 20% टैक्स पे करेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली बेचा है इसने बिजनेस किया, लेकिन इसके पास 2 साल नहीं रहा ना, 2 साल से कम का टाइम है, तो ये 20% टैक्स पे करेगा उस पर, तो वो आ जाएगा जी इसका आंसर 9450। अभी ये ब्लैंक था तो इसको ब्लैंक में आंसर आ जाएगा। अच्छा, फिर कहते हैं अगर क्लेम कर लें तो क्या होगा? अगर क्लेम कर लेते हैं तो उस केस में जो सा इसके लिए जो रॉय के लिए टैक्सेबल गेन बचा था वो कितना था? 30,000 का। ठीक है, चार्जेबल गेन 30,000 का बचा था, क्योंकि वो 30,000 का एक्चुअल गेन था और दोनों ने क्लेम भी किया हुआ था। तो 30,000 में से 12,300 माइनस करेंगे, टैक्सेबल गेन आएगा 17,700, इसका 10% लगाएंगे, वो आ जाएगा 1770। तो इसका आंसर अगेन बनेगा ऑप्शन ए। अगेन BDR वो मिलेगा। BADR तो मिलता है ना। ठीक है, और जाहिर सी बात है, अगर इसने अपने बेटे को ट्रांसफर करते हुए गिफ्ट लीफ अप्लाई कर ली है, तो इसका मतलब है इसको गिफ्ट लीफ कितना मिला? 80,000 का। वही 80,000 Base उसके बेटे की cost। कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, 260 माइनस 80, तो वो आ जाएगा जी 160,000। 160,000 माइनस 320,000 माइनस 160 80,000 जो भी कॉस्ट बनी है उसकी, सॉरी 180, तो जो माइनस करेंगे तो ये इसके पास गेन आएगा 140 का। 12,300 माइनस करने के बाद उस पर टैक्स पे करेगा 20% पे, तो वो आ जाएगा जी 25540, यानी इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। उसके बाद लास्ट में उसने कहा था कि क्या बेनिफिशियल नहीं है, वाई इज इट बेनिफिशियल फॉर रॉय एंड ग्राहम नॉट टू मेक क्लेम। ठीक है, फैक्ट्री पे अगर क्लेम ना करें तो क्यों बेहतर है? कहते हैं CDT वुड बी पेएबल अर्लियर। नहीं, CDT तो बाद में पे होना। ठीक है, तो ये तो नहीं है। इट इनेबल्स रॉय टू यूज हिज एनुअल एग्जाम्पशन। हाँ जी, रॉय की एनुअल एग्जाम्पशन यूज हो जाएगी, वो तो वैसे भी यूज होगी। ग्राहम वुड हैव टू पे मोर, ग्राहम वुड हैव टू पे रॉय मोर फॉर द फैक्ट्री। रॉय को तो उसने उतने पैसे देने हैं। और लास्ट में कहता है मोर ऑफ द गेन इज कवर अंडर द लोअर रेट ऑफ टैक्स। हाँ, ये एक फायदा है कि क्लेम कर लेते हैं, क्लेम करने से ये नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा गेन वो फिर लोअर रेट पे चला जाएगा, उसका फायदा कम मिलेगा। तो उसका आंसर है ऑप्शन डी। अगले क्यों OTQ पे चलते हैं जी। अगला OTQ है जी प्रतीश एंड डाइनी, दो लोग हैं। रिक्वायरमेंट देख के आइडिया हो जाता है, और पहली रिक्वायरमेंट को देखा मैंने तो मुझे आइडिया हुआ कि ये इनहेरिटेंस टैक्स का सवाल है। उसने कहा व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स पेड बाय प्रतीक ऑन द गिफ्ट मेड बाय हिम ऑन 21 जनवरी 2009। जो 2009 में गिफ्ट दिया था उस पर टैक्स कितना बना?
22 में कहता है व्हाट वाज द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स ऑन द गिफ्ट मेड बाय प्रीतीश ऑन 10th नवंबर 2015। तीसरी रिक्वायरमेंट में कहता है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ लाइफ टाइम इनहेरिटेंस टैक्स पेड बाय ट्रस्टीज ऑन द गिफ्ट मेड बाय डाइनी ऑन 19 जून 2018। What was the amount of taper relief which could be set against inheritance tax payable on Diny's death on on the gift made by her on 19 June 2018? और नंबर 25 में कहते हैं which of the following is not an advantage of making a lifetime transfer of value। ठीक है, अब ये अगेन 5 सवाल हैं। ठीक है, और सिनेरियो पढ़ते हैं, पहले प्रीतीश वाला, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, फिर डाइनी वाला। Pratish has always used his annual exemption in April each year. On 21st January 2009, he gave a cash gift of 352,000 to a trust. Pratish paid the inheritance tax due. Pratish ने खुद पे किया, अगर खुद पे किया तो उसका मतलब 25% लगा। Pratish के खुद पे किया उसने। The neighborhood band for 8-9 was 312,000, अच्छा 3,12,000 का था। On 10th November 2015, Pratish gave a further amount of cash to the trust। ठीक है, 2-3 साल बाद ट्रस्टीज पेड द इनहेरिटेंस टैक्स ड्यू। अब इस पे ट्रस्टीज ने पे किया तो 20% पे किया। प्रतीश डाइड ऑन 15 जून 2022। एडिशनल इनहेरिटेंस टैक्स वाज पेएबल बाय द ट्रस्टीज एज द रिजल्ट ऑफ द डेथ। अब इसकी डेथ हुई है 15 जून 2022। तो 15 जून 2022 से अगर मैं पीछे 7 साल देखूंगा तो क्या बनेगी डेट? 15 जून 2027 से 2022 से पिछली डेट 1 साल जाऊंगा तो बनेगी 16 जून 2021, 20, 19, 18, 17, 16 और 15, यानी 16 जून 2015 तक मैंने देखना है। तो इसका मतलब है 16 जून 2015 से अगर ऑनवर्ड्स देखना है तो सिर्फ ये 10 नवंबर वाला गिफ्ट आ रहा है, जो 21 जनवरी वाला था वो डेथ के पिछले 7 साल से पहले। अच्छा, अब पहले तो उसने कहा था लाइफ टाइम में कितना टैक्स पे करना, तो लाइफ टाइम में जनाब उसने जो कैश गिफ्ट दिया था वो था 352,000 का। एनुअल एग्जेम्पशंस का क्या सीन है, माइनस करनी है कि नहीं करनी? नहीं करनी, क्योंकि उसने क्या कहा है, वो हर साल अप्रैल में अपनी एनुअल एग्जेम्पशन यूज कर लेता है, तो 352,000 वो डायरेक्टली चार्जेबल अमाउंट है। ठीक है, इसमें से आपने माइनस करना है नेलेट बैंड 3,12,000 का, और 3,12,000 माइनस करने के बाद बाकी बचेगा 40,000। उस 40,000 पे 25% टैक्स निकालेंगे, वो बनेगा 10,000। तो इस पे जो टैक्स पे हो रहा है वो 10,000 है। इसका आंसर ऑप्शन बी है। इस साल जनवरी में उसने गिफ्ट किया ना, तो जनवरी 2009 में टैक्स कब शुरू हुआ था? अप्रैल में, तो अप्रैल में एनुअल एग्जेम्पशन तो यूज कर ली हुई है उसने, पिछले साल की थी डेफिनेटली। इस साल तो बदला टैक्स है। सही समझ आ रही बात की? सो 21 का आंसर जो है वो है नंबर 10। 22 पे आ जाए तो कहता है व्हाट वर द ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स ऑन द गिफ्ट मेड बाय प्रतीश ऑन 10 नवंबर 2015। तो जो 10 नवंबर 2015 को उसने गिफ्ट दिया है, तो बेसिकली वो लाइफ टाइम टैक्स ही पूछ रहा है। तो ये गिफ्ट उसने दिया है 10 नवंबर को, तो ये आ रहा है जी जनाब आपका 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से 5 अप्रैल के दरमियान। तो जो 1 अक्टूबर से 5 अप्रैल के दरमियान है, तो उसको हमने क्या कहा था टैक्स का पे करेंगे? उसका टैक्स हमने कहा था पे करेंगे 6 मंथ्स आफ्टर द मंथ ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट दिया गया नवंबर, तो नवंबर के बाद 6 महीने अगर गिनूं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो 31 मई 2016 लाइफ टाइम उसका टैक्स पे होगा, और डेथ इसकी हुई थी 15 जून। तो जून का महीना छोड़ के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 31 दिसंबर 2022। तो 31 मई 2016 और 31 दिसंबर 2022, आंसर इज ऑप्शन बी। तीसरा सवाल जी उसने पूछा हुआ है डाइनी के बारे में, तो डाइनी के सिनेरियो पढ़ लेते हैं। डाइनी died on 20th December 2022. During her lifetime, she used her annual exemption in April each year and also made the following gifts. अच्छा, वो भी एग्जेम्पशन यूज कर लेती थी। 20 अगस्त 2017 को उसने गिफ्ट दिया है जी 15,000 शेयर्स का डॉटर को। ठीक है, और जो शेयर्स थे वो 15,000 पाउंड के थे। और 19 जून 2018 को उसने शेयर्स दिए 3,60,000 के, लेकिन वो ट्रस्टी को दिए, और ट्रस्टी ने आईएसटी पे किया, तो 20% पे हुआ। अब इसने सवाल में क्या पूछा जी, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ लाइफ टाइम इनहेरिटेंस टैक्स पेड बाय ट्रस्टी। तो ट्रस्टी ने कितना पे किया? तो इस 3,60,000 पे एनुअल एग्जेम्पशन माइनस करेंगे 325 की, 325 माइनस कर दिया, पीछे कितना बचा है? 35,000। उस 35,000 का 20%, तो वो 35,000 का 20% कितना बनेगा? 7,000। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनता है 23 का, दैट इज ऑप्शन डी। 24 में कहता है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ टेपर रिलीफ व्हिच कुड बी यूज्ड अगेंस्ट द इनहेरिटेंस टैक्स
ऑन द गिफ्ट मेड ऑन 19 जून 2018। 19 जून 2018 को जो गिफ्ट दिया है, मरने पे इस पे टिपर लीफ कितना मिलेगा? अच्छा, मरी कब है ये? 20 दिसंबर 2022, और गिफ्ट दिया था 19 जून 2018। 19 जून 18 से 19 जून 19, 20, 21, 22, 4 साल पूरे हो गए। 4 to 5 में 40% रिलीफ मिलेगा। डेथ के केस में अगेन जो टैक्स लगना है वो क्या होगा? 360,000 की आपके पास आ गई है उसकी ट्रांसफर वैल्यू, माइनस ठीक है। माइनस करना है इसमें से नील रेड बैंड, लेकिन नील रेड बैंड अब कितना माइनस होगा? 15,000 भी यूज होना है, तो इसका मतलब 325 में से 15 माइनस करें तो 3,10,000। 310 माइनस हो गया, पीछे बचा 50,000। उस 50,000 पे लगेगा 40%। 5 4 20, 20,000 का टैक्स आएगा, और 20,000 का 40% यानी 2 4 8, 8,000 का टेपर रीफ आएगा। ये देखो यहाँ से कैलकुलेशन भी दी हुई है। थोड़ा सा अपने दिमाग चलाना है, बाकी काम हो जाएगा। बी। और इसका आंसर बनता है ऑप्शन बी। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मेकिंग अ लाइफ टाइम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू? अच्छा, लाइफ टाइम गिफ्ट देने का क्या एडवांटेज नहीं है? देयर इज नो कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन अ लाइफ टाइम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इफ डोनर डाइज आफ्टर 7 years of making it। सीडीटी तो फौरन लग जाता है। If a donor makes a chargeable transfer and survives 7 years, they have reduced their state for IST, and only IST payable is that on a lifetime transfers at lifetime rates। हाँ जी, ये एडवांटेज है। अरे इससे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज। पहले वाला तो एडवांटेज नहीं है, फिर ऑप्शन यही आंसर बनता है इसके। हाँ, ऑप्शन यही इसका आंसर है। बाकी तो एडवांटेज नजर आ रहे हैं। और सी में कहता है द वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम ट्रांसफर्स कैन नॉट एक्सीड द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये भी ठीक है। इफ द डोनर मेक्स अ पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर एंड इट सर्वाइव्स 7 years, दे हैव रिड्यूस्ड देयर एस्टेट। हाँ, ये तो और है। ये बी सी और डी तीनों तो बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेज नहीं है? ऑप्शन है। अगला जी ओटीक्यू आ रहा है, और अगला ओटीक्यू रिक्वायरमेंट को देख के मुझे नजर आया जी कैपिटल अलाउंसेस है, और लिखा है जिसने रेड पीएलसी, तो कंपनी की कैपिटल अलाउंसेस है, तो वो इसमें वो याद रखना है अपने सुपर डिडक्शन और एफ वाई 50% वाला। रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं उसी तरह। पहले पहले उसने कहा जी व्हाट आर द मैक्सिमम कैपिटल अलाउंसेस फॉर रेड पीएलसी फॉर द फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इन द पीरियड ऑफ अकाउंट टू 31 मार्च 2023। ठीक है, पीरियड एंडेड एट 31 मार्च 2023, और इसके लिए हमने कैपिटल अलाउंसेस निकालने हैं। ठीक है, अब उसने कहा पीरियड ऑफ अकाउंट है, तो उसका मतलब प्रोबेबली ये 12 महीने नहीं है, 12 से कम है। सेकंड में उसने कहा व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल अलाउंसेस अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड ऑन द एक्सपेंडिचर ऑन द मशीनरी इन फरवरी 2023। तो फरवरी 2023 में जो मशीनरी पे कैपिटल अलाउंस मिल सकता है वो कितना है? फिर कहते हैं व्हाट आर द मैक्सिमम कैपिटल अलाउंसेस इन रेड पीएलसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कार परचेज इन मार्च 2023 इन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ परचेज, ये भी कैपिटल अलाउंसेस का है। अगला सवाल, व्हाट आर द टोटल टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट फॉर ग्रीन पीएलसी फॉर द फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इन द पीरियड ऑफ अकाउंट टू 31 मई 2022। टीडीपी पूछे हैं, और अगले सवाल में दोबारा टीडीपी पूछा, मतलब ये पूरा ओटीपी उसने कॉर्पोरेशन का दे दिया है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। सिनेरियो पढ़ लेते हैं। रेड पीएलसी previously prepared account to 31st December. A decision has been made to change its accounting year end to 31st March. The following information relates to 15-month period of account from 1st January 2022 to 31st March 2023. Red PLC has a tax written down value of 24,000 on its main pool at 1st January 2022. अच्छा, अब इसने जो पहला पीरियड बनाया वो कब तक बनाया जी? 15 महीने का पीरियड है ना, तो हम इसमें से पहला 12 का करेंगे, दूसरा 3 का करेंगे। कहते हैं bought a car with a CO2 emission of 45 grams by use in an employee at a cost of 12,000 pounds। ठीक है, अब गाड़ी जो है ईयर एंड वाले पोर्शन में खरीदी है, तो इसमें तो पूरे साल का अलाउंस मिलेगा। ठीक है, और 45 ग्राम्स वाली गाड़ी है, तो इसका मतलब है कि इसके लिए क्या होगा आपके पास? मेन पूल में जाएगी। इट ऑल्सो बॉट मशीनरी इन फरवरी 2023। अच्छा, वो अगले 3 महीने वाले पीरियड में एट अ कॉस्ट ऑफ 1160,000 and a new car with a zero CO2 emission for 10,000 pounds in March 2023। अच्छा, अब ये जो मशीनरी खरीदी है, मशीनरी पे तो मिलेगी सुपर डिडक्शन। ठीक है, वो कह रहे हैं पहले पीरियड ऑफ अकाउंट में उसके कैपिटल लॉसेस कितने आएंगे। तो पहले तो 12 महीने का पीरियड है, उस 12 महीने के पीरियड में उसने सिर्फ क्या खरीदा है? नहीं, एक मिनट, क्या हो रहा है? पीरियड फ्रॉम 1st जनवरी, खरीदी नवंबर। अच्छा वो अपना पीरियड चेंज कर रहा है। ठीक है,
तो पहले पीरियड ऑफ अकाउंट में अगेन वो 24,000 की गाड़ी थी, मेन तो 24,000 पे 18% लग जाएगा पूरे साल का। नहीं, वो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू थी ब्रॉड फॉरवर्ड। तो टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू है ना, इसी पे डायरेक्टली आपने लगा देना 18%। और ये भी तो और एक गाड़ी खरीदा नई भी खरीदी है, नवंबर में। ठीक है, जो नई गाड़ी खरीदी है वो कितने की है, वो है 12,000 की। तो 24 प्लस 12 ये हो गया 36,000। 36,000 पे लगाना है आपने 18%। अब इसके अगर आंसर को आप देखें तो वही हो रहा है, 36,000 पे 18% लगा रहा है, वो आ रहा है 6480। तो पहले वाले का आंसर आ गया ऑप्शन डी। दूसरे वाले उसने लगा था मशीनरी पे कितना है, तो मशीनरी आपने खरीदी थी 1160 की, हम्म, उस पर 130% की सुपर डिडक्शन लगा दो तो 1508 के उसको मिल जाता है वो आपके पास सुपर डिडक्शन जो है कैपिटल अलाउंस। अब ये सुपर डिडक्शन लगाने के बाद उसको 3 पे ट्वेल्व नहीं कर देना कहीं, तो गलत हो जाएगा। सुपर और डिडक्शन फिर वो कहता है जी व्हाट आर द मैक्सिमम कैपिटल अलाउंसेस फॉर रेड पीएलसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कार परचेज इन मार्च 2023। मार्च 23 में भी इसने गाड़ी को खरीदी है, हाँ ये 10,000 की जीरो गाड़ी खरीदी है। 100 और इसकी जीरो सीट एमिशन है, तो इस पे क्या मिलेगा आपको, वो 100%। 100% FI 10,000 के अलाउंस आ जाएगा इस पे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है जी, बी। अगले सवाल में उसने टीटीपी पूछे हैं 31 मई वाले पीरियड में, ठीक है, ग्रीन और पीएलसी, 31 मई 22 वाले पीरियड में, और उसके बाद कहते हैं जी, ये दोनों ग्रीन पीएलसी के साथ एक लिंक है। मिनट, ये पीरियड मुझे लग रहा है डेट चेंज है। फिर जिसने कब से बनाया, जनवरी से मार्च 23 तक बनाया है। तभी ग्रीन। अच्छा नहीं से वो सॉरी, अलग इन्फॉर्मेशन, ग्रीन का अलग यस सर। इन्फॉर्मेशन। कहते ग्रीन पीएलसी previously made its accounts up to 31st December. A decision has been made to change its year to 31st May. The following information relates to the 17-month period of account from 1st January 2021 to 31st May 2021। तो अब ये भी अगेन 12 से ज्यादा का पीरियड है, तो इसमें से पहला जो सा है वो बनेगा 12 महीने का, दूसरा बनेगा 5 महीने का। प्रॉफिट्स को भी उसी तरह एलोकेट करना है हर चीज को, और ये इसने बैंक इंटरेस्ट बताया हुआ है, क्रूड श्रूड सारा कुछ। तो बैंक इंटरेस्ट देखें, क्रूड एंड रिसीव जो है 31 मई 2021 पे कितना मिला जी हमें, 15। 15,000 का। 31 दिसंबर 2021 पे कितना मिला हमें, 6,000 का। और साल के एंड पे कितना है जी, 31 में पे ये क्रूड है 2,500। ठीक है, चार्जेबल गेन ऑन द प्रॉपर्टी सोल्ड वो उसने बताया जी 21 में मिला है, तो ये पहले वाले साल में जाएगा। क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन जो उसने पे की है, कब कब पे की है, ये 2 करंट ईयर में आएंगी और ये भी अगले साल में जाएंगी। ठीक है, अब इसके अगर आंसर पे अगर जाएं तो क्या हो रहा है जी, प्रॉफिट जो पूरे साल के थे 391 के, उसको 12/17 किया तो वो आ गया 276 का। इन्वेस्टमेंट जो आपको पहले वाले साल में आ रही है 15 और 6 ये आ गई 21,000 की। चार्जेबल गेन आपके पास आ रहा है 5,000 का, तो इसका आपके पास टोटल प्रॉफिट बना 3,02,000 का। अगले साल में क्या हो रहा है जी, अगले साल में प्रॉफिट 5/17 के अकॉर्डिंगली गया। इन्वेस्टमेंट इनकम 2,500 की आ गई, ठीक है। और जो क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन है वो आप कितने की ले रहे हैं जी यहाँ पे, 40,000 पाउंड की। तो ये अगले साल की जो आपकी टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट है वो आ गई 77,500। अब यहाँ पे अच्छा, हम ऊपर वाले क्वेश्चन में इसने वैसे टीडीपी मांगा हुआ था ना। वो दोनों का ही होगा ना, ये अच्छा, ग्रीन ये पीएलसी। रिक्वायरमेंट में फिर मिस्टेक है, देखो या तो रिक्वायरमेंट में मिस्टेक है। अगर रिक्वायरमेंट में मिस्टेक है तो इसका मतलब है टोटल प्रॉफिट अगर मांगा था उसने तो टोटल प्रॉफिट 302 आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर सी बनता है। ठीक है, लेकिन अगर उसने टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट वाकई मांगा हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि वो 302 में से ये जो 15-15 हज़ार की 2 QCD है ये भी माइनस करते हैं। तो 302 माइनस 30,000 कर देंगे तो ये हो जाएगा जी 272,000। ठीक है, 272 उसके ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए बनता है। तो जिसका गलत चेक हुआ है, तो लेट्स से टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट निकालना है तो वो 272 है, तो अपना आंसर प्लीज जो सा उसको अमेंड कर लें। सर मुझे ये बता सो दें ये जी इस हमारे पास MCQ तो रोटी की होगी। अब इस MCQ तो रोटी की उस पर टोटल टाइम हमें लगे तकरीबन 45 मिनट्स। हम्म, ठीक है, अब ये 45 मिनट्स लगे हैं डिस्कशन में, तो अगेन अगर आप एग्जाम में बैठ के इनको सॉल्व करोगे तो 1.5 घंटे में ये लाजमी हो जाएंगे। ठीक है, टाइम अलाउड इन पे कितना है, 54। तकरीबन जो उनसे 2 घंटे, 2 घंटे और कितने 12 मिनट कम। हाँ, ठीक है, 6 से 12 तो 12 मिनट कम कर लें तो 1.5 घंटे से डेफिनेटली ज्यादा टाइम बनता है। एक घंटा। तो इसका मतलब है कि 1.5 घंटे में आप इनको कर लेते हो तो बड़े आराम से आपके पास टाइम बच जाता है जो आप अगले सेक्शन पे यूज कर सकते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन है, ये जो 30 वाला है, इसमें हमने जो है यहाँ पे पिछले दिसंबर के एंड पे हमारे पास थी ना ओपनिंग 6,000, तो उस 6,000 को माइनस 25 ओपनिंग होने 6,000 क्या था, ये अक्रूड इनकम का जो कह रहे थे, ये जिस तरह वो किया 15,000 नहीं माइनस नहीं, 6,000 वो किया। रिसीव्ड बताया उसने, अच्छा अच्छा, एक्रूड एंड रिसीव्ड, अच्छा रिसीव भी हो गया, ठीक है। तो फिर ये सिर्फ 25,000। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या जाएं, तो पहला सवाल जो आ रहा है ये आपके पास आ रहा है 15 नंबर का।
और उसने लिखा हुआ जी कैलकुलेट आर्काइव्स ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड टू 31st March 2023. You should assume that the net profit you should start with a net profit figure of 101,977 and should indicate by the use of zero any item which are not tax required, which do not require adjustment. अगर किसी के एडजस्टमेंट नहीं है तो जीरो से इसको आपने शो करना है, ठीक है। अगेन बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा सवाल है, पेपर में 15 नंबर के लिए इस तरह करके नहीं देगा वो। तो इधर से अगर शुरू करें, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो अदर इनकम्स हैं इनको निकाल देना है। जैसे इम्पेयरमेंट अदर इनकम से कह रही इम्पेयरमेंट ट्रेड लॉसेज रिकवर्ड प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, तो ये तो ट्रेड वाला ही है, ठीक है, इसको जीरो कर देना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑफिस माइनस करना है, बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट माइनस करना है, जर्नल एक्सपेंसेस रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स लीगल एंड अकाउंटेंसी, उसने सारी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नोट्स को अगर देखें तो जर्नल एक्सपेंसेस के बारे में कोई नोट नहीं है, तो ठीक है, बल्कि नहीं बल्कि नोट है, नोट 2 है। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स का उसने नोट दिया जी 2, बल्कि नोट नंबर 1। डेकोरेटिंग एग्जिस्टिंग प्रीमिसेस, ठीक है, ये अलाउड है। रेनोवेशन टू न्यू प्रीमिसेस टू रेमेडी वेयर एंड टियर ऑफ द प्रीवियस ओनर, तो ये जो है हमारे पास क्या है, डिसअलाउड है। उसके बाद स्टाफ एंटरटेनमेंट अलाउड है, एंटरटेनिंग सप्लायर्स डिसअलाउड है। लीगल एंड अकाउंटेंसी में कहते हैं डेट कलेक्शन सर्विस जो है अलाउड है, स्टाफ सर्विस एग्रीमेंट्स अलाउड है। टैक्स कंसल्टेंट फी फॉर एडवाइस ऑन अ टैक्स एफिशिएंट पर्सनल इन्वेस्टमेंट डिसअलाउड है। 45 ईयर लीज ऑन न्यू प्रीमिसेस, तो न्यू प्रीमिसेस की लीज जो है वो डिसअलाउड होती है। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी अलाउड है। सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन में कहते हैं डोनेशन अंडर द गिफ्टेड स्कीम डिसअलाउड है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी डिसअलाउड। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज फॉर स्टाफ अलाउड। सब्सक्रिप्शन टू ट्रेड एसोसिएशन अलाउड। Travel expenses include archives, motoring expenses. 2025% of this his use. तो डेफिनेटली 25% प्राइवेट यूज है तो वो एड बैक कर देंगे। कैपिटल लॉसेस अमाउंटेड टू 2200, ये भी आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अगेन ये बड़ा, तो ये तो मुझे लग रहा है शायद वो जो किताब की शायद एग्जांपल होती है उस तरह का सवाल था। तो ये तो अगेन सारी जो एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप बस ये टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है, जो उसने पूछा था 15 नंबर के लिए, तो ये पूछेगा नहीं। और ये अगर किसी ने गलत किया तो क्या कह सकते हैं, समझदार लोग हैं आपको। इसने नया बिजनेस शुरू किया, आंसर इसका दिखा देगा। पीरियड ऑफ इकोनॉमी कैपिटल लॉसेस के पास निकाला है। वो ही ना, वो दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन पे शायद वैल्यूज देख रहा हूँ, वैल्यूज भी चेंज है। 11,600 ये है। 11 सर से कैसे हैं आप? ये इधर भी है। मैं वैसे ही हूँ जैसे क्लास में था। अच्छा वो दूसरे सवाल क्या है चैप्टर, यहाँ से अगला सवाल शुरू हो गया। आर्काइव पे यहाँ तक ये था, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट तक। अच्छा ट्यूटोरियल नोट में कहती है यू आर एक्सट्रीमली लाइकली टू बी रिक्वायर्ड टू एडजस्ट अकाउंट्स एंड अकाउंट्स प्रॉफिट in your exam to arrive at taxable trading profit. The best way to familiarize yourself with the adjustment required is to practice plenty of questions like this. ठीक है, तो वो उसकी बात मान लें, अगर मेरी नहीं माननी तो ठीक है, शर्म कर लें। अच्छा ये इसमें क्वेश्चन उल्टा सीधा दिया हुआ था। खैर अभी जो 10 नंबर वाला सवाल है उस पर जाते हैं। पहले 10 नंबर वाला मेरे ख्याल वैट का सवाल है, ठीक है। अब देखो इस तरह की हरकत वो एग्जाम में कर सकता है कि कॉर्पोरेशन टैक्स उसने क्या किया था, ओटीक्यू में पूछ लिया था और इधर 10 नंबर के लिए वैट दे दिया, कर तो सकता है। अगला जो 15 वाला है वो भी कॉर्पोरेशन का ही होगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट में कहते हैं प्रिपेयर ड्राफ्ट नोट्स फॉर अ मीटिंग विद द डायरेक्टर ऑफ किलिन लिमिटेड आउटलाइनिंग the rules and qualifying conditions that the company must satisfy in order to join and continue to use the VAT annual accounting scheme. बड़ा आसान सा पार्ट है, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यूजिंग स्कीम, ये 3 नंबर मुफ्त के हैं, बेसिकली पूरे 7 नंबर मुफ्त के हैं अगर आपको कंडीशन याद है तो। स्टेट द वैट स्कीम which would be advantageous for long limited to use and advise the director of the condition to join the scheme. तो देखते हैं, कहते हैं Kilin Limited is registered for VAT. The directors of Kilin have recently heard about the annual accounting scheme and has asked your advice on this matter. Long Limited carries on a business as a wholesale adult clothing outlet and is considering for VAT. In recent months, Log Limited had difficulty in obtaining payment for its invoices from its customers, which has led to cash flow problems.
अच्छा, अब हो क्या रहा है जी, कस्टमर से पेमेंट लेने में इनको मसले हो रहे हैं, मसला ठीक है। तो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स क्यों हैं, तो इसके लिए तो बेस्ट यूज वही होगी कैश मेरे ख्याल, अकाउंटिंग कैश अकाउंटिंग स्कीम। ऑटोमेटिक The कैश। directors of Log Limited have heard that there is a VAT scheme which may be advantageous for Log Limited to use. अच्छा, फिर कहते हैं इट विशेस टू कंटिन्यू टू सबमिट वैट क्वार्टरली रिटर्न्स, ठीक है। तो उसके लिए फिर कैश अकाउंटिंग स्कीम बेहतर है। और एनुअल अकाउंटिंग स्कीम ज्वाइन करने के लिए क्या था जी, कि आपका रेवेन्यू जो है 1350 से कम होना चाहिए एक्सक्लूसिव, और जब 16 लाख को एक्सीड कर जाएगा इंक्लूसिव तो आप स्कीम से बाहर हो जाओगे। स्कीम में आने का क्या जी ऑपरेशन क्या था, कि एक वैट रिटर्न जाएगा एनुअल, जो कि एनुअल वैट पीरियड खत्म होने के 2 महीने बाद जाना है। इसके बाद 9 पेमेंट ऑन अकाउंट्स देनी है, जो कि मंथ 4 से लेकर मंथ 12 तक है, जो कि पिछले साल की वैट लायबिलिटी की 10% होगी। और जो भी रिमेनिंग पेमेंट है वो आपकी चली जाएगी, बैलेंसिंग पेमेंट जो है वो रिटर्न के साथ चली जाएगी। एडवांटेज क्या था जी स्कीम का, एडवांटेज ये था कि हमारे पास एडमिन कॉस्ट सेव हो जाती है, हम अपने कैश फ्लो को बेहतर तरीके से प्लान कर लेते हैं। और डिसएडवांटेज स्कीम का क्या है, डिसएडवांटेज स्कीम का क्या है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज स्कीम का क्या था, डिसएडवांटेज ये होता है कि जो हमें बस चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। अच्छा जी, अब इसके जो आंसर को अगर आप देखें, तो रूल्स एंड क्वालिफाइंग कंडीशन में कहते हैं मस्ट रेगुलरली पे वैट, ठीक है, टू HMRC obviously. Taxable turnover excluding VAT must not be in excess of 1.35 million, ठीक है, in the next 12 months. All VAT returns and payments must be up to date. 9 payments on account are due commencing on the end of month 4, ठीक है, of the year. Payment are made by direct debit. Each payment is 10% of the net payable for the previous year. Option to pay 3 larger interim installments. अच्छा, ये एक ऑप्शन, अब देखो ये आंसर पढ़ के हमें और चीजें पता चलती हैं। Annual return must be submitted within 2 months of the VAT year and any balance paid. If the expected value of the taxable supplies by the end of the year exceeds 1.6 million, notice must be given to HMRC within 30 days and may then be required to leave the scheme. If by the year end If by the end of that year the 1.6 million is in fact exceeded, must leave the scheme. Advantage: only one VAT return each year, so fewer occasion to trigger a default surcharge. Ability to manage cash flows more accurately, avoid needs for quarterly calculation of input recovery. A disadvantage: can you need to monitor future taxable supplies to ensure turnover limit not exceeded. Timing of payment are less related to turnover and therefore cash flow received by business. Payment based on previous year's turnover may not reflect current year turnover, which may be a problem if the scale of activities has reduced. Log Limited के बारे में उसने कह रही, the cash accounting scheme will provide automatic impairment loss relief. This is because Log Limited will account for VAT on the basis of cash paid and received, and so the date of the payment or receipt determines the return in which the transaction is dealt with. Therefore, VAT will not be due on a supply until the payment has been received. Log Limited can use the cash accounting scheme if the expected taxable turnover for the next 12 months does not exceed 1.35 million. Log Limited must also be up to date with its VAT returns and VAT payments. अब ये जो सा 10 नंबर के सवाल का इसका जवाब आ गया। ओके जी, आखिरी सवाल पे चलते हैं। सो आखिरी सवाल की जो रिक्वायरमेंट है, क्या कह रहा है, 3 रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट है कहते हैं कैलकुलेट एल्डर फ्लावर्स लिमिटेड ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023. योर आंसर शुड कमेंस विद द
profit before taxation figure of 423270 and should list all of the items in the statement of profit or loss indicating by the zero any items that do not require adjustment. You should assume that the company claims the maximum available capital allowances. 12 नंबर इसके हैं, 2 नंबर के लिए कहते हैं कैलकुलेट एल्डर फ्लावर्स लिमिटेड टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट, और फिर 1 नंबर के लिए कह रहा है उसकी कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी निकाल दो। मतलब बेसिकली हमने कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी ही निकालनी है। सवाल को देखते हैं जी, और सवाल को अगर मैं देखूँ गौर से, उसने क्या कहा है, 423,270 से शुरू करना है। इसमें देखें सबसे पहले तो कह रहे प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग ऐड किया है, माइनस करो, बैंक इंटरेस्ट माइनस करो, वो तो बाद में देखा जाएगा, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो, प्रोफेशनल फी नोट 3 से देखते हैं। नोट 3 में कहते हैं जी अकाउंटिंग एंड ऑडिट फी अलाउड है, लीगल फीस इन कनेक्शन विद इशू ऑफ शेयर कैपिटल डिसअलाउड है, लीगल फीस इन कनेक्शन विद इशू ऑफ लोन नोट्स। नोट 6 में देखते हैं, नोट 6 ये कहते हैं जी the loan note was raised for trading purpose, तो ये अलाउड है। लीगल फीस इन कनेक्शन विद फाइन फॉर ब्रीच ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन, फाइन सबमिशन डिसअलाउड होता है। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स में कहते हैं द फिगर ऑफ 29,700 फॉर रिपेयर्स इंक्लूड्स 97,900 फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन एक्सटेंशन फॉर द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस, तो ये तो डिसअलाउड है। एंड 5,400 फॉर रीपेंटिंग द इंटीरियर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा ये जो 9700 है ना, इस पे आप वो SBA भी लगा सकते हो, स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस 3% का। अदर एक्सपेंसेस में कहता है इट इंक्लूड्स 2,310 फॉर एंटरटेनिंग कस्टमर्स एंड क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशंस ऑफ 500। इंटरेस्ट पेएबल के बारे में देखें तो कहता है जी एल्डर फ्लावर लिमिटेड इशूड लोन नोट्स ऑन 1 October 2022, the capital raise was used for trading purposes, interest of 23,000 was in respect of the first 6 months of the loan was paid on 31st March 2023. On 1st April 2022, the tax return on value of the plant and machinery were as follows. मेन पूल का और स्पेशल पूल का उसने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। स्पेशल पूल में गाड़ी है जिसकी 176 की एमिशन है, ठीक है। उसने क्या खरीदा है, इस साल प्लांट खरीदा है, सुपर डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। स्पेशल पूल वाली गाड़ी बेच दी है, माइनस कर देंगे, ठीक है। लॉस है लेकिन अगेन उस पर क्योंकि ईयर ऑफ सजेशन नहीं है तो आपने वो WD देना है 6% से, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी वैन बेची है, ये आप मेन पूल से माइनस करेंगे, और गाड़ी परचेज की है 47 ग्राम से, तो ये मेन पूल में जाएगी। द वैन सोल्ड ऑन 20th May 2023 फॉर 11,600, ओरिजिनली कॉस्ट 18,500, स्टिल कॉस्ट ही लेनी है, उसकी प्रोसीड्स ही लेनी है। The car purchased on 31st March 2023 is used by the sales manager, 25% mileage is for private use। तो इसका प्राइवेट यूज वाला कॉलम आपने नहीं बनाना, रीजन बीइंग कंपनी है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था ये, ठीक है। अब इसकी जो देखें एडजस्टमेंट आई, डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया है, अकाउंटेंसी फीस 0 है, शेयर कैपिटल की इशू फी ऐड बैक कर दी, लोन नोट्स का 0 है, हेल्थ एंड सेफ्टी फाइन 0 है, ऐड बैक कर दिया, एक्सटेंशन आपने जो है वो कर दिया आपने ऐड बैक, रिपेयर्स जो रीपेंटिंग जो है वो आपने जो है 0 ले लिया, एंटरटेनिंग जो कस्टमर्स है 2,310 वो आपने ऐड बैक कर दिया, एंटरटेनिंग कस्टमर्स कहाँ पे था, ये रहा, और QCD भी 500 आपने ऐड बैक करना है, इंटरेस्ट पेएबल 0 है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने माइनस किया हुआ है। अच्छा इसके बाद इसका बाकी जो आंसर है थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, डिडक्ट उसने किया जी जो तीनों चीजें, कैपिटल लॉसेस की वर्किंग आ गई है जी, कैपिटल लॉसेस की वर्किंग आधी इधर आधी दूसरे पेज पे थी। सो इसका मेन पुल का ओपनिंग आ गया 27,500, 9600 आपने ऐड की, ये जो गाड़ी खरीदी है ये वाली स्पेशल पूल में से वो गाड़ी बेची है, वो जो प्लांट खरीदा है उस पर 130% सुपर डिडक्शन दे दी, प्लांट आपने खरीदा 20,200 का, ठीक है। अच्छा सुपर डिडक्शन को उसने लगा के ये 130% इसने कर दिया, और FY 130% के लिखा है, ये सुपर डिडक्शन है सिर्फ, 2 दफा लिखा हुआ गलत है। अच्छा उसके बाद जनाब आपने जो गाड़ी बेची है इस पे आपने इसको माइनस करने के बाद ऊपर इसकी वर्किंग आ गई, हाँ मैं चला रहा हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हुई उसकी, ये आ गई। तो देखिए उस पर आपने WDA 6% लगाया और मेन पूल पे 18% लगाया, सो ये टोटल कैपिटल लॉस है वहाँ से हमने माइनस कर लिए, ठीक है, और ये टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया। अच्छा उसके बाद जब रिक्वायरमेंट बी में उसने कहा था टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट निकालने, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट हमने निकाल लिया। चार्जेबल गेन कितना है 45,480, चार्जेबल गेन वाला जो नोट है वो ये पहला वाला। प्रॉफिट ऑफ 54,000 in respect of the freehold office building that was sold on 3 for 80,000, the chargeable gain on the disposal computed to be 45,480, तो आपने ये इसमें ऐड कर लिया। इन्वेस्टमेंट इनकम 7,000 की दूसरा नोट था इसका, कहते बैंक इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड ऑन 31st March 2023 एंड इज द अमाउंट अक्रूड टू दैट डेट, बस ठीक है 7,000 पूरा का पूरा आ गया। टोटल प्रॉफिट्स आगे QCD 500 माइनस किया थी, आगे TTP इस पे 19% लगाया तो 87,400 की आगे कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी, खत्म हो गया।
SPA 497 SPA अगर आप लगा देते हो 3% का, बहुत अच्छी बात है। नहीं लगाते तो कोई उस पे मसला नहीं नहीं। लगाया हुआ तो नहीं लगाया। SPA इसने इसलिए लगाया ना क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि बिल्डिंग कब से यूज के लिए यूज में अवेलेबल होगी। हाँ वो नहीं बताया। तो अगर वैसे अगर आप कम्प्यूटर्स लगा भी देते हो तो मेरा ख्याल है वो उसको कोई नुकसान नहीं है। ओके। सो जी ये हमारे पास जो मॉक था वो तो हमने कर लिया डिस्कस, और पूरे मॉक को डिस्कस करने में लगा सिर्फ 1 घंटा। हाँ, इसका मतलब है सॉल्व करने में 3 घंटे नहीं लगते थे। सॉल्व करने में ये टोटल जो है 2 से 2.25 घंटे, 2.5 घंटे का काम था। 39 अगले, मिनट लगते हैं सर। पर mark। हाँ जी, सर 45 मिनट लगते हैं फिर। नहीं वो तो तब लगते हैं ना जब आता ना हो। ठीक है, जब सारा सॉल्व करें ना अच्छा। तो ये टोटल 2 से 2.25 घंटे का काम है। अगला मॉक है जी आप लोगों को जी कल। सर। मैं सुबह तकरीबन 10 बजे आप लोगों को मॉक भेज दूंगा। ठीक है, और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आप लोगों के पास टाइम है। आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपने सॉल्यूशंस मुझे इंडिविजुअली सब लोग भेज देंगे। ठीक है, और उस मॉक को हम लोग कल क्या ट्यूसडे, वेंसडे या थर्सडे में से किसी एक दिन सॉल्व कर लेंगे। बाकी तैयारी करें जी, जिसके जो मसले मसाइल हैं काइंडली ग्रुप में पूछें। मैंने BPP की एग्जाम के दोबारा भेज दी है, काइंडली डाउनलोड करने की कोशिश करें, नहीं होती तो मुझे बताएं कि और तरीका करते हैं। एंड सी यू ऑल ऑन वेडनेसडे और थर्सडे। मैं ग्रुप में नोटिफाई कर दूंगा, और जो टाइम होगा काइंडली उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। दाद साहब और अली मेहदी साहब कॉल कर करके सबको रिमाइंड ना करवाना पड़ेगा। ठीक है, फकीर अब्दुल्ला कुछ हालात समझ आई है कि चीज़ें कैसे हो रही थी यहाँ पे। जी सर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या कोई हमने नई चीज़ डिस्कस की है आज? नहीं सर, वही चीजें जो पड़ी सिर्फ थी। आप, सिर्फ चक्कर क्या है, वो क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट कर देता है। तो अगर तरीका डिफरेंट हो रहा है तो उसका तरीका, उसका फिर हल ये है कि आप क्वेश्चन को गौर से ध्यान से पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। जल्दी पढ़ेंगे, मैंने पहले भी बताया है, हमेशा कोई ना कोई चीज़ मिस करेंगे जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होगी, और फिर बंदा परेशान होता है कि यार मुझे तो चीज़ें आने देंगी। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जी जो सर। आपको नहीं आती। हाँ, तो ये हो सकता है जिसमें कन्फ्यूजन हो, वो हो सकती है। कुछ चीज़ भूल गई है वो एक अलग बात है। तो चीज़ें इसलिए मैंने कहा था डेली बेसिस पे रिकैप करें। नोट्स में से सेल्फ असेसमेंट को ज़रूर पढ़ें। जैसे अभी यहाँ पे MCQs में सेल्फ असेसमेंट के दो दो तीन MCQs आए हुए थे, तो वो 6-7 नंबर आपके जो है वो मुफ्त के थे, अगर वो आपने वो याद किया हुआ था तो। ठीक है, बाकी जो उनसे फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जी सर। मजीद डिस्कस करेंगे। जो इश्यूज हैं प्लीज़ पूछें। और सर कैपिटल जी मैडम। अलाउंस, कैपिटल अलाउंस से रिलेटेड एक सवाल है इंडिविजुअल्स का। जी जी। सर अगर अ, अगर प्राइवेट यूज कर रहे हैं या शॉर्ट लाइफ रिसीव नहीं हो रहा और हमें उनके डिस्पोजल पे लॉस हो रहा है तो बैलेंसिंग अलाउंस उन पर मिलेगा ना, बिल्कुल। जो इंडिविजुअल्स में। शॉर्ट लाइफ एसेट और एसेट प्राइवेट यूज के चीजें अलग कॉलम में पड़ी होती हैं। तो जिस साल आप एसेट बेच रहे हो उसी साल में आपको या तो बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज मिलेगा। लॉस हुआ है तो जितना लॉस है उतने का बैलेंसिंग अलाउंस। हाँ, लेकिन अगर प्राइवेट यूज वाला है तो बैलेंसिंग अलाउंस देने के बाद अलाउंसेस के कॉलम में सिर्फ बिजनेस यूज के अकॉर्डिंगली लेके जाना है। यस सर ठीक है। ठीक है। और सर इस क्वेश्चन, ये जो कॉर्पोरेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें जैसे स्पेशल रेट पूल वाला हमने बेच दिया था, हाँ ये जी। इसको 8 साल पूरे होने से पहले बेचा है, तो नहीं, ये भी बेसिकली शॉर्ट लाइफ मैं एसेट बता, में नहीं ये नहीं शॉर्ट आता। लाइफ एसेट नहीं है, शॉर्ट लाइफ एसेट नहीं आता क्योंकि वो स्पेशलेट पूल में पड़ा हुआ है। स्पेशलेट पूल और मेन पूल पे बैलेंसिंग अलाउंस और चार्ज कब आता है, सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑफ सेशन में, उससे पहले नहीं आ सकते। ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो, ओके जी, सब लोग चीज़ों को तैयार करें, नोट्स को डेली बेसिस पे पढ़ें, चीज़ों को बार बार रिवाइज करें ताकि आप लोगों के हालात बेहतर से बेहतर हों। सी यू ऑल। और कल जो मॉक भेजूंगा प्लीज़ सॉल्व करके मुझे भेज दीजिएगा टाइम पे, मुझे एक एक को फॉलो अप ना करना पड़े, छोटे बच्चे नहीं हैं आप लोग। ठीक है, तो खैर फाइन वाला भी सीन खत्म है, तो वो ना मुझे दोबारा घर आके फाइन लेना पड़े सबको। एंजॉय करें जी और पढ़ें साथ साथ। ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।